रात 2:14 का वक्त हो रहा है और अटलांटिक महासागर के ऊपर से होकर एक विमान गुजर रहा है। ये विमान पिछले 3 घंटों से लगातार एटीसी से संपर्क बनाए हुए है। अभी चंद मिनटों पहले ही इस एयरक्राफ्ट के कॉकपिट से एक वॉइस मैसेज ब्राजीलियन एटीसी को ट्रांसमिट किया गया है, जिसमें इस विमान को उड़ा रहे पायलट मार्क डुबॉइस ने अपनी आवाज में अटलांटिक ओशन पर मौजूद एक वे पॉइंट इंटोल को पार कर लेने की सूचना दी है और इसके बाद ये ट्रांसमिशन हमेशा के लिए रुक गया। ये विमान अचानक ब्राजीलियन एटीसी के रडार से गायब हो गया। कंट्रोल टावर में मौजूद ऑपरेटर्स ने इससे कई बार संपर्क साधने की कोशिश की, मगर इससे कोई भी जवाब वसूल नहीं किया जा सका। ये विमान था एयर फ्रांस 447, जो पूरी तरह से गुमनामी के अंधेरों में घिरा हुआ था। आखिर इस प्लेन के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने अगले 3 सालों तक पूरी दुनिया को अपने रहस्य के जाल में उलझाए रखा, और आखिर कैसे अचानक एक दिन साल 2011 में इसके सभी रहस्यों का पर्दाफाश हो गया। एविएशन सेक्टर से जुड़े एक और तिलिस्मी किस्से को जानने के लिए बने रहे आज की इस वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत होती है 31 मई सन 2009 की तारीख को, जब रात 10:29 पर एयर फ्रांस एयरलाइंस की एक फ्लाइट 447 अपनी मंजिल पेरिस के लिए उड़ान भरती है। इस प्लेन में कुल 228 यात्री सवार थे, जिनमें 12 सदस्यों का क्रू और 216 पैसेंजर शामिल थे। ब्राजील के शहर रियो से उड़ान भरने वाली ये फ्लाइट अपनी मंजिल पेरिस तक जाने में करीब 12 घंटों का वक्त लेती है, जिसमें से करीब 3 घंटों का सफर तय कर फिलहाल ये विमान अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ान भर रहा था। ऐसे में जल्द ही ये विमान डेड कॉन्टेक्ट जोन में जा पहुंचा। दरअसल विशाल समंदरों में जहां एटीसी के ग्राउंड एंटीनास के सिग्नल नहीं पहुंचते हैं, उन्हें डेड कॉन्टेक्ट जोन्स कहते हैं। हालांकि यहाँ उड़ान भर रहे विमान भी सैटेलाइट्स के जरिए एटीसी से एक पैसिव कांटेक्ट मेंटेन करके रखते हैं। फिलहाल एयर फ्रांस 447 2 महाद्वीपों के बीच एक वीराने समंदर पर उड़ान भर रहा था। यहाँ ना ही ब्राजीलियन एटीसी की पहुंच थी और ना ही यहाँ सेनेगल एटीसी के सिग्नल्स पहुंचते थे। ऐसे में सेनेगल एटीसी के पास एकमात्र विकल्प था इंतजार करना कि आखिर कब ये प्लेन डार्क जोन्स को पार करके रडार की रेंज में पहुंचे। लेकिन जब अगले आधे घंटे तक भी इस विमान से संपर्क नहीं हुआ, तो इस प्लेन की खोज पर फाइटर प्लेन्स रवाना किए गए। हालांकि उस रात उन खोजी विमानों को कुछ हासिल नहीं हुआ। अब तक ये मान लिया जा चुका था कि ये विमान किसी टेक्निकल खराबी के चलते बीच अटलांटिक ओशन में कहीं क्रैश हो गया है। ऐसे में ब्राजीलियन और फ्रेंच एविएशन अथॉरिटीज द्वारा इस प्लेन की रिकवरी के लिए एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत इस प्लेन की आखिरी लोकेशन को मद्देनजर रखते हुए समंदर की सतह पर इसके मलबे को तलाशने की कोशिश की गई, और अगले 3 दिनों के भीतर ही उन्हें अपने इस काम में सफलता भी हासिल हुई। शुरुआत में उन्हें प्लेन का एक वर्टिकल स्टेबलाइजर और 3 मुसाफिरों की लाश बरामद हुई। लिहाजा अब भी इस प्लेन का ब्लैक बॉक्स और सीवीआर कहीं गुम था, जिसके मिले बगैर इस हादसे की असल वजह का पता लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। इस कड़ी में खोजी अभियान चला रही एक टीम ने डीप ओशन में ब्लैक बॉक्स की खोज जारी रखी, तो वहीं दूसरी टीम यात्रियों की लाशों को बरामद कर उनके परिजनों तक पहुंचा रही थी। इस हादसे में कुल 228 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, मगर सर्च ऑपरेशन में केवल 50 लाशों को ही ढूंढा जा सका, और क्रैश के 16 दिनों बाद तक भी प्लेन के मलबे और ब्लैक बॉक्स का कुछ खास सुराग हाथ नहीं लगा था। इसके बाद इस कहानी में एंट्री हुई BEA यानी ब्यूरो ऑफ इंक्वायरी एंड एनालिसिस फॉर सिविल एविएशन सेफ्टी की, जो कि फ्रांस की सिविल एविएशन अथॉरिटी की ही एक इन्वेस्टिगेशन विंग है। इस एजेंसी ने अपनी जांच आगे बढ़ाने के लिए सबमरीन्स की मदद ली। ये सबमरीन्स ब्लैक बॉक्स से निकलने वाली अल्ट्रासोनिक सिग्नल्स को डिटेक्ट करके उनकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा सकती थी। लिहाजा उसे ढूंढने के लिए हमारे पास काफी कम वक्त था, चूंकि वो ब्लैक बॉक्स अगले 30 दिनों तक ही इन तरंगों को पानी में छोड़ सकता था। ऐसे में पूरी तेजी और मुस्तैदी के साथ ब्लैक बॉक्स की खोज की गई, मगर इस जोरदार कोशिश के बावजूद भी कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। करीब 7000 स्क्वायर किलोमीटर समुद्री सतह को छान मारने के बाद भी अथॉरिटीज के हाथ खाली थे। ऐसे ही करते करते करीब 3 साल बीत गए, लिहाजा यह मिशन अब भी जारी था। ऐसे में एक प्राइवेट ओशन सरफेस डिटेक्टिव कंपनी WHOI की मदद ली गई, और इस कंपनी ने अपनी बेहद हाईटेक टेक्नोलॉजी की बदौलत महज 30 दिनों के अंदर ही
फ्लाइट का लापता ब्लैक बॉक्स ढूंढ निकाला। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। जिस ब्लैक बॉक्स के मिलने की उम्मीद सब छोड़ चुके थे, फाइनली इस हादसे के पूरे 700 दिन बीत जाने के बाद वो ब्लैक बॉक्स हमारे सामने था, जो इस अनसुलझी गुत्थी को सुलझाकर हकीकत को हमारे सामने ला सकता था। इस ब्लैक बॉक्स की रिकवरी के बाद फौरन इसे इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो लाया गया, जहां इसमें मौजूद FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को निकालकर इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। इन दोनों डिवाइसेस की जांच के बाद इस पूरे हादसे का रिक्रिएशन किया गया। इस हादसे की पूरी कहानी को दोबारा से लिखा गया। आइए अब आप और हम चलते हैं फ्लैशबैक में और जानते हैं आखिर एयर फ्रांस फ्लाइट नंबर 447 के साथ उस रात क्या हुआ था। दरअसल उस रात जब ये प्लेन ब्राजीलियन ATC की रडार रेंज से बाहर गया तो बीच समंदर में इसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिस कारण ये कभी सेनेगल ATC से संपर्क कायम नहीं कर पाया। वास्तव में उस रात ये प्लेन तूफानी बादलों के बीच गिर गया था। हालांकि हर प्लेन में एक वेदर रडार जरूर होता है जो पायलट को रास्ते में आने वाली वेदर कंडीशंस की जानकारी देता है, मगर उन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से बचाने के लिए प्लेन में कोई भी ऑटोमेटिक मैनूवरिंग सिस्टम मौजूद नहीं होता है। एटलीस्ट उस समय तो नहीं ही हुआ करता था। आप खुद ही सोचिए, एक भारी भरकम प्लेन है जो जमीन से हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है। ये कोई गाड़ी नहीं है जिसे आप जैसे चाहे वैसे मोड़कर निकाल लें। ऐसे में विमान के चालकों के पास एकमात्र रास्ता ऐसे एक्सट्रीम वेदर जोन से होकर गुजरना ही होता है। फ्लाइट 447 के पायलट्स ने भी इसे तूफानी बादलों के बीच से गुजारने का निर्णय लिया। ऐसे में कुछ देर तक अपने रास्ते पर बढ़ते रहने के बाद इस प्लेन से कुछ टकराने की आवाज सुनाई दी। ये टक टक की आवाजें असल में प्लेन के बाहर से आ रही थी। सर्द हो चुके बादलों के बीच पानी की बूंदें जमकर प्लेन से टकरा रही थी, जिससे ये आवाजें सुनाई दे रही थी। ये एक 12 घंटे लंबी उड़ान थी जिसे 3 पायलट्स मिलकर मैनेज कर रहे थे। ऐसे में इस प्लेन के सबसे एक्सपीरियंस्ड पायलट कैप्टन मार्क डुबॉइस आराम करने के लिए कॉकपिट के पीछे वाले रेस्ट कैबिन में चले गए। अब इस प्लेन का पूरा कंट्रोल 2 नौजवान पायलट्स डेविड रॉबर्ट उम्र 37 साल और पेरी कैडिक बैनन उम्र 32 साल के हाथों में थी। खराब होती वेदर कंडीशंस और ATC से लॉस्ट हो चुके कांटेक्ट के बीच दोनों को पायलट्स पैनिक में आ चुके थे, लिहाजा अब भी प्लेन का ऑटो पायलट मैकेनिज्म अच्छी तरह काम कर रहा था, जिसके चलते तूफानी हवाओं के बीच में भी प्लेन बगैर किसी परेशानी के उड़ान भर रहा था। मगर जल्द ही ये सारे हालात बदल गए। प्लेन के बाहर टकरा रही बर्फ ने सेंसर्स और एंटीनास फ्रीज कर दिए थे जो ATC को काम करने में मदद करते हैं। ऐसे में प्लेन के ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स के पास फ्लाइट से जुड़ी अहम डिटेल्स जैसे प्लेन का ऑल्टीट्यूड, अटैक एंगल और प्लेन की नोज की अलाइनमेंट से जुड़ा डेटा नहीं पहुंच पा रहा था, जिस कारण जल्द ही ऑटो पायलट ने काम करना बंद कर दिया। ये देख फ्लाइट उड़ा रहे पायलट्स ने ऑटो पायलट मोड को डिसएंगेज कर मैनुअल कंट्रोल पर शिफ्ट कर दिया और यहीं से इस प्लेन के बुरे वक्त की शुरुआत हुई। कम अनुभव और बदतरीन परिस्थितियों के चलते ये प्लेन कई बार मिस हैंडल हुआ। इस कड़ी में जैसे ही को पायलट्स ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया तो ये प्लेन लेफ्ट की ओर लुढ़कने लगा, जिसे देख को पायलट ने तुरंत उसकी सेंटर स्टिक को राइट की ओर मोड़ दिया। अब ये प्लेन हवा में हिचकोले खाता कभी लेफ्ट की ओर मुड़ता तो कभी राइट की ओर। अगले 5 मिनटों तक यही कलाबाजियां चलती रही और फाइनली प्लेन उड़ा रहे पायलट ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने प्लेन की सेंटर स्टिक को खींचकर पीछे की ओर कर दिया, जिससे प्लेन वर्टिकली इंक्लाइंड होने लगा। कुछ ही देर में पायलट्स को ये समझ आ गया कि उनकी ये सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ऐसा करने से प्लेन का अटैक एंगल 30 डिग्री तक आ पहुंचा। तूफानी हवाएं प्लेन के विंग्स को बेहद तेजी से ट्रैप करने लगी। नतीजन प्लेन की रफ्तार में एक सडन ड्रॉप आया और ये प्लेन स्टॉल की कंडीशन में चला गया। एविएशन की लैंग्वेज में स्टॉल उस कंडीशन को कहते हैं जब प्लेन एक सर्टेन एंगल से ज्यादा इंक्लाइंड या डिक्लाइंड हो जाता है। इस पॉइंट तक आते आते को पायलट पूरी तरह से पैनिक में आ चुका था और वो अपने साथी पायलट को जवाब दे देता है। इसके बाद दूसरे पायलट कंट्रोल टेक ओवर करते हैं और वो एक सही निर्णय लेते हैं। उन्होंने जल्द ही प्लेन के सेंटर स्टिक को आगे की ओर मोड़ दिया ताकि इस प्लेन की नोज को डाउन किया जा सके। बट अभी भी को पायलट कंट्रोल स्टिक को पीछे की तरफ खींच रहा था, जिस कारण प्लेन के ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स कंफ्यूज हो गए कि आखिर सुने तो सुने किसकी। इस कारण हुआ ये कि ये प्लेन लॉक्ड कंट्रोल के साथ तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। अब प्लेन के कॉकपिट में एक हूटर की आवाज सुनाई दी। दरअसल ये प्लेन में लगा ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी अलार्म है जो पायलट को ये बताता है कि प्लेन को ऊपर की ओर ले जाओ वरना जल्द ही ये जमीन से टकरा जाएगा।
बट अनफॉर्चुनेटली अब कुछ नहीं किया जा सकता था। पायलट प्लेन पर से पूरी तरह से कंट्रोल खो चुके थे। 38,000 फीट की ऊंचाई से प्लेन सीधा समंदर पर गिरा, जिसके बाद 228 जाने हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में दफन होकर रह गई और इस कहानी का यही दर्दनाक अंत हुआ। दोस्तों, ये थी एविएशन से जुड़ी एक मिस्टीरियस केस स्टडी। अगर आप आगे भी ऐसी ही केस स्टडीज और एयरप्लेन्स के साथ हुए हादसों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम जल्द ही मिलते हैं आपको एक और शानदार वीडियो के साथ।